ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। और आज हमारी जो है वो कंटेंट के लिहाज से और आउटलाइन के लिहाज से हमारे पास क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। लेट्स सी। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है ये वीक जो चलने वाला है वो पहला और दूसरा वीक चलने वाला है फाउंडेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम मास्टरी का। मुझे आप सभी चैट में जो है वो बताते जाएंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं साथ साथ आपका जो है यहाँ चैट ओपन कर लेता हूँ। मैं आपके क्वेश्चंस भी क्लियर करता जाऊंगा। ओके जी। डे वन है हमारा साइबर सिक्योरिटी कैरियर पाथ्स एंड लैब सेटअप। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है अभी कुमार? ओके है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कैरियर पाथ्स हैं और साथ साथ हमारे पास लैब सेटअप है। आज का सेशन उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है जिनके लिए जो है बिल्कुल बिगनिंग लेवल पे हैं, जो किसी और फील्ड से आके साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर जो अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका आगे स्कोप है या नहीं है, साइबर सिक्योरिटी कैसी फ़ील्ड है, इसके अंदर कैसी डोमेन्स हैं, इसके अंदर कैसे जॉब रोल्स हैं, नेक्स्ट उनकी एवरेज सैलरीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी चल रही हैं, पाकिस्तान और इंडिया में कितनी चल रही हैं, तो उस लिहाज से भी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे आज के लिए स्लाइड्स आपकी तैयार कर रखी हैं और ये स्लाइड्स मैं आप सभी के साथ शेयर भी कर दूंगा। और कीप इन माइंड, आज के सेशन के बाद आपका एक क्विज जनरेट होगा जो कल सुबह 6 या 7 बजे से पहले पहले आपको डिलीवर हो जाएगा। इसी वीडियो के लिंक के अंदर, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ड्रॉप कर दूंगा, जिसके अंदर आप जाके इजीली अपना जो है वो क्विज कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ में आपके मार्क्स शीट्स जो हैं वो भी क्रिएट करता रहूँगा। मेरे पास एक पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि डे फर्स्ट से मेरे साथ कौन कौन है, और लास्ट डे यानी जो हमारा वीक का लास्ट डे का, उसके अंदर हमारा जो है नेक्स्ट एक ग्रैंड क्विज होगा। ग्रैंड फिनाले से कह सकते हैं पूरे वीक का, जिसके अंदर हम विनर्स जो हैं वो अनाउंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइबर सिक्योरिटी होती क्या क्या है? कल साइबर सिक्योरिटी कैरियर पाथ जो है वो डिस्क्राइब करते वक्त मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दिया था। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं या किसी और फील्ड से शिफ्ट हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो उनके लिए ये ज़्यादा मुफीद होने वाला है आज का लेक्चर। तो लेट्स सी। जी कुमार भाई, यहीं पे ही लिंक अपलोड होगा आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी नहीं है, जैसे ये सेशन एंड होगा आई विल मेक अ क्विज, और यहीं पे उस क्विज का जो है वो लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। और सेम मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपनी कम्युनिटी के लिंक्स जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देने हैं आफ्टर दिस लेक्चर, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट वहीं पे अप टू डेट आपको मिलते रहें सेशंस अपडेट्स। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करने का नाम है। मैंने कहा था, साइबर सिक्योरिटी दो वर्ड्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है। द फर्स्ट वन इज साइबर and the second one is security. साइबर मीन्स कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहेगी वो हमारी साइबर कहलाती है। चाहे वो आपके डिजिटल गैजेट्स हैं, स्मार्ट वॉच हो गई, चाहे वो आपके होम अप्लायंसेस हैं, आपके ओवन्स हो गए जिन्हें आप जो है
वो कंट्रोल कर रहे हैं इंटरनेट के साथ। अगर आपके एसीज हो गए, एयर कंडीशनर्स, अगर आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं अपने इंटरनेट के साथ, तो वो भी आपके साइबर में ही आते हैं। सेम एज इट इज आपकी आपके सर्वर्स, आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल्स, आपके सिस्टम्स, पीसीज, हर एक चीज, इवन सैटेलाइट्स तक, हर एक चीज जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड साइबर। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो इट मींस हमें उस पूरे साइबर नेटवर्क को सिक्योर करना है। चाहे आपकी जिस किस्म की भी कोई डिवाइस है, कोई भी डिजिटल एसेट है, उसे प्रोटेक्ट करना इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। आई होप सो कि आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो अच्छे से समझ आई हो। अब साइबर सिक्योरिटी जो है, ये बहुत बहुत बड़े सिस्टम्स को, सर्वर्स को, बहुत बड़ी कंपनीज को जो है वो सिक्योर कर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स उन्हें भी सिक्योर कर रहे होते हैं। एक आम इंडिविजुअल पर्सन जो है उसे भी सिक्योर करने में प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो मेन थ्री पिलर्स हैं, दैट इज कॉल्ड CIA ट्राइएड। हियर इज CIA ट्राइएड। C for confidentiality, I for integrity, and A for availability. This is called CIA triad in cyber security. Triad means कि एक ऐसा टेबल जिसकी तीन टांगे हैं, एक टांग भी टूटी, वो टेबल खड़ा नहीं रह पाएगा, वो गिर जाएगा। सेम एज इट इज साइबर सिक्योरिटी के अंदर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, ये तीन जो हैं वो एक टेबल की टांगे हैं, लेग्स हैं। The first one is confidentiality, the second one is integrity, and the third one is availability. अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन तीनों चीज़ों को जो है वो ध्यान में रख के सारी मेजरमेंट्स, सारी जो है वो प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाती हैं सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोग्राम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहली है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि अगर कोई चीज़ किसी की है तो सिर्फ वही बंदा उसे ओपन कर सके, वही उसे एक्सेस कर सके। एक ऑथोराइज्ड पर्सन ही उसे एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल, मेरा मोबाइल है तो सिर्फ अपने मोबाइल को मैं ही ओपन कर सकूं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। मुझे कोई लेटर आता है कहीं से, बैंक की तरफ से या कहीं से भी, तो मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं, एक्सेस कर सकूं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। बाद औक़ात आपने देखा होगा कि आपको कोई भी बैंक की तरफ से ऑफिशियल लेटर आता है तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है। कॉन्फिडेंशियल मीन्स कि इसके अलावा कोई और ओपन ना करे, जिसके नाम का खत आया है सिर्फ वही ओपन करे। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम ध्यान रखते हैं कि जिस यूजर का सिस्टम है सिर्फ वही एक्सेस कर सके, जिस यूजर का जो भी पोर्टल है सिर्फ वही ओपन कर सके। आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ स्टूडेंट का पोर्टल ओपन कर सकें, आप एचओडी या डीन का पोर्टल ओपन ना कर सकें। सेम एज इट इज इंटेग्रिटी है। नेक्स्ट, इंटेग्रिटी के अंदर क्या है कि कोई भी पर्सन उस चीज में तब्दीली ना कर सके। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मैसेज किया, यहाँ पे मेरे पास उसामा वारिस हैं। मिसाल के तौर पे मैंने उसामा को मैसेज किया, तो रास्ते में कोई बैठा बंदा, कोई हैकर, कोई भी अटैकर मेरे उस मैसेज को चेंज करते हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो इंटेग्रिटी को ब्रेक कर रहा है, इंटेग्रिटी को ब्रीच कर रहा है, इंटेग्रिटी खराब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। इंटेग्रिटी बचाती है कि जिसका मैसेज है वो सीधा उसके पास ही जाए, रास्ते में कोई दूसरा तीसरा एरा गैरा उसे चेंज ना कर सके। दैट इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम जो है वो सिस्टम्स की, नेटवर्क्स की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। सेम एज इट इज फॉर अवेलेबिलिटी।
अवेलेबिलिटी मीन्स कि जो भी सिस्टम या रिसोर्सेज हैं वो 24/7 जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उसे एक्सेस कर सके। मिसाल के तौर पे मैं जीमेल के ऊपर अपनी जीमेल ड्राइव के ऊपर यानी गूगल ड्राइव के ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखता हूँ, जितनी भी पिक्चर्स रखता हूँ, तो वो वहाँ पे सेव हो जाती हैं। अब उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी को मेंटेन कैसे कर रखा है कि मैं दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर लूँ, दिन हो, रात हो, कोई भी वक़्त हो, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी पिक्चर्स, हर एक चीज़ अपनी गूगल ड्राइव से एक्सेस कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे गूगल का सर्वर डाउन हो जाता है या कोई अटैक उस पे परफ़ॉर्म हो जाता है, तो दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, उनकी फाइल्स, उनकी पिक्चर्स और न जाने क्या-क्या डाटा उनकी गूगल गूगल ड्राइव्स में पड़ा है, तो वो तो उसे एक्सेस ही नहीं कर पाएँगे। तो गूगल की होगी रेपुटेशन भी ख़राब, गूगल को लोग गालियाँ भी देंगे, राइट? तो इस वजह से अवेलेबिलिटी भी हम मेंटेन कर रहे होते हैं, उसे भी हम जो है वो ध्यान में रख रहे होते हैं कि किसी सिस्टम की, किसी नेटवर्क की, किसी भी प्रोग्राम की ना कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो, ना इंटेग्रिटी ब्रेक हो और ना ही अवेलेबिलिटी ब्रेक होनी चाहिए। जो चीज़ जिसकी है सिर्फ़ वही एक्सेस कर सके, कोई और उसमें कोई तब्दीली ना कर सके और जब चाहे वो ऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस कर सके, जिसकी वो मलकियत है। अब नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी के 2 पर्सपेक्टिव हैं। मैंने कल भी थोड़ा-सा डिस्क्राइब किया था कि पहला है हमारे पास डिफेंसिव और दूसरा हमारे पास है ऑफेंसिव। 2 डोमेन्स हैं इसकी, जो मेजर डोमेन्स हैं। ऑफेंसिव के अंदर हमारे पास रियल हैकर्स आते हैं, जो कि एक पूरा जो है एक हैकर की तरह, एक अटैकर की तरह सिस्टम्स के ऊपर, नेटवर्क्स के ऊपर अटैक्स परफ़ॉर्म करते हैं। अटैक्स परफ़ॉर्म करके वल्नरेबिलिटीज़ को डिस्कवर करते हैं और देन उन वल्नरेबिलिटीज़ को यूज़ करके फिर रिपोर्ट करते हैं उस ओनर को ताकि वो अपने सिस्टम्स को और ज़्यादा जो है वो बेहतर कर सकें और ज़्यादा जो है उसे प्रोटेक्ट कर सकें। ऑफेंसिव के अंदर हमेशा अटैकर्स आते हैं। जितने भी साइबर सिक्योरिटी में अटैकर्स आएँगे, हैकर्स आएँगे, वो हमारे पास ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी का हिस्सा रहेंगे। इसके अंदर ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकर्स हैं, मोस्टली प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि रियल टाइम, रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर। यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है वर्नबिलिटीज़। वर्नबिलिटीज़ मीन्स वीकनेसेस, सिक्योरिटी फ्लॉज़, कोई भी ऐसी वीकनेस जिसका यूज़ करके कोई अटैकर, कोई हैकर किसी सिस्टम की एक्सेस ले सके, उसे वर्नेबिलिटी कहते हैं। तो एक एथिकल हैकिंग आ गई, इसी तरह से वर्नेबिलिटीज़ डिस्कवरिंग है। एक्टिवली जो ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सिस्टम्स के ऊपर, नेटवर्क्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, हार्डवेयर्स के ऊपर एक ओवरऑल उसका सिक्योरिटी पोस्चर चेक करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फर्म का, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी मुल्क का, तो वो एक्टिवली उसके ऊपर उन वीकनेसेस को सर्च कर रहे होते हैं। उस सर्चिंग को वर्नेबिलिटी डिस्कवरी कहते हैं। प्रोएक्टिव टेस्टिंग, प्रोएक्टिव टेस्टिंग के अंदर जो भी वर्नेबिलिटीज़ डिस्कवर होती हैं, उन्हें यूज़ करके उन सिस्टम्स के ऊपर अटैक किया जाता है और अटैक करने के बाद उन सिस्टम्स के ऊपर एक्सेस ली जाती है। उन सिस्टम्स को हैक कर लिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोएक्टिव टेस्टिंग। डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर प्रीवियस वाज़ ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी। इसके अगेंस्ट हमारे पास आ जाता है डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी। मुझे सभी बताएँगे? मेरी आवाज़ क्लियर है?
कोई सो तो नहीं गया? जिंदा हो? डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे पास डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक ऐसी डोमेन आती है जो एक्टिवली मॉनिटर कर रही होती है सिस्टम्स को। ऑफेंसिव अटैकर्स हैं, डिफेंसिव एक शील्ड है सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की। मैंने प्रीवियस क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि जब भी आर्मी की एक्सरसाइजेज होती हैं, जब वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं सो दैट कि वो जंग के लिए खुद को तैयार रख सकें, तो दो टीम्स बनती हैं, उनकी दो बटालियंस बनती हैं, एक डिफेंसिव होती है और एक ऑफेंसिव होती है। ऑफेंसिव जो है वो एक्टिवली एक दुश्मन की तरह बिहेव कर रही होती है, वैसे ही अटैक परफॉर्म करती है जैसे एक दुश्मन जो है वो बाहर से आके अटैक कर सकता है। कोई दहशतगर्द जो है वो बाहर से आके अटैक कर सकता है। तो सेम उसी पर्सपेक्टिव के साथ, उसी एम के साथ जो है वो ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो सिस्टम्स को टारगेट कर रहे होते हैं, जिस तरह से एक एक्चुअल हैकर, एक एक्चुअल अटैकर जो है वो एक सिस्टम के ऊपर अटैक परफॉर्म करता है। और दूसरा हमारे पास है डिफेंसिव साइड। डिफेंसिव साइड के अंदर हमारे पास वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनका जवाब देते हैं, उनके हर हमले का जवाब देते हैं। वो देख रहे होते हैं कि हमारी हमारी फायरवॉल्स ठीक लगी हैं या नहीं लगी, हमारे यूजर्स को कौन सा डाटा मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा, हमारे यूजर्स क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टम्स के ऊपर कौन कौन से सिक्योरिटी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हैं। वो एक्टिवली पूरा मॉनिटर करके रखते हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि किसी भी किस्म की कोई अनयूजुअल एक्टिविटी परफॉर्म होती है, कोई भी मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो वो उसी वक्त जो है उसका जवाब दें। दैट इज कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी। ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी की कुछ रोड मैप्स हैं, कुछ जॉब रोल्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट दूसरी स्लाइड के अंदर और काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो कि मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। द फर्स्ट वन इज एथिकल हैकर आर पेनिट्रेशन टेस्टर। इसका काम क्या होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज आपको हायर करती हैं कि भाई हमारे सिस्टम्स, हमारे सर्वर्स, हमारी वेबसाइट्स कितनी स्ट्रांग है, आके टेस्ट कर जाओ, ठीक है। या ऑनलाइन इन्हें एक टास्क असाइन हो जाता है, एक जॉब असाइन हो जाती है, तो ये उनके सिस्टम्स, उनके सर्वर्स, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर, उनके नेटवर्क्स के ऊपर अटैक्स परफॉर्म करके जो है वो वीकनेसेस फाइंड करते हैं। और इनकी एवरेज सैलरी $70,000 से लेके वन थ्री 1,30,000 एनुअली जो है वो बनती है। अगर मैं इसे पाकिस्तानी रुपीस में देखूं और ये आपकी एनुअल है, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 12, तो तकरीबन पर मंथ आपकी बन रही है 5,833, और मल्टीप्लाई बाय 280 फिलहाल पाकिस्तान में रेट चल रहा है। तो पाकिस्तान के लिहाज से तकरीबन 16,33,000 के आसपास जो है वो एवरेज सैलरी चल रही है एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर की ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे मैं आपके साथ कैलकुलेटर भी शो कर लेता हूँ, और सिर्फ यहाँ हम देखेंगे भी नहीं, हम बाकायदा वहाँ पे सर्च भी करेंगे ग्लास डोर्स, इंडीड्स ऐसी साइट्स के ऊपर। तो एवरेज सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम 70,000, और 70,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 12 मंथ के अंदर, तो पर मंथ इतने डॉलर बन रही है 5,833। और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं आज के डॉलर के रेट के साथ,
तो पाकिस्तानी एवरेज सैलरी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, आप कहीं पे भी किसी मुल्क में भी जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग पे यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। मेरा एक दोस्त यूके में काम कर रहा है, तो उसकी अभी एवरेज सैलरी 12 लाख सैलरी है, और वो एज अ सॉक लेवल 1 काम कर रहा है, जो कि बहुत ही एंट्री लेवल की जॉब होती है। इतनी कोई जो है वो मेजर रोल नहीं होता, एक बहुत ही एंट्री लेवल की जॉब होती है जहाँ पे वो इजीली 12 लाख जो है वो कमा रहा है। सेम यहाँ पे हमारे पास ऑफेंसिव के अंदर 70,000 से लेके 1,30,000 डॉलर्स तक एनुअली जो है वो सैलरी चलती है। नेक्स्ट मेरे पास है जी रेड टीमर या रेड टीम स्पेशलिस्ट, जिसकी वीकनेसेस फाइंड तो करनी होती ही हैं, ठीक है, लेकिन ये अटैक्स परफॉर्म करते हैं थोड़े एडवांस मेथड्स के साथ, ये थोड़े एक्सपर्ट्स होते हैं एडवांस अटैक्स के अंदर। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर एक टाइम के अंदर हो सकता है वो सिर्फ एक टारगेट को जो है वो अटैक कर रहा हो, सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर रहा हो, लेकिन जो आपका रेड टीमर होता है वो एक वक्त के अंदर सभी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके देख रहा होता है, सभी चीज़ों के ऊपर अटैक परफॉर्म करके देख रहा होता है कि वो कहाँ तक जो है उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है, कहाँ तक किस चीज़ की एक्सेस ले सकता है, कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को ब्रेक कर सकता है, कौन सी डिवाइसेस के अंदर घुस सकता है, ठीक है। तो ये रेड टीम स्पेशलिस्ट, इसकी भी 70,000 से 1,30,000 डॉलर्स एनुअली इसकी भी पे है। सेम वर्नेबिलिटी रिसर्चर, इसका क्या काम होता है कि जो ये एथिकल हैकर और पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सब सबमिट करते हैं, और ये जो वर्नेबिलिटी रिसर्चर होता है इसका काम होता है वर्नेबिलिटीज को रिसर्च करना। मिसाल के तौर पे कोई एक वीकनेस मिल गई, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप के अंदर एक ऐसी वीकनेस है जो पहले दुनिया में नहीं थी, ठीक है, और उस वीकनेस के ज़रिए उस वीकनेस को अटैक करने के लिए कौन से एक्सप्लॉइट यानी कौन सा टूल, कौन सी टेक्निक और कौन सा मेथड यूज़ होना है, उसे डिस्कवर करना वर्नेबिलिटी रिसर्चर का काम होता है। ये देखते हैं कि कौन-कौन से कोड्स, कौन-कौन से टूल्स, कौन-कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो किसी एक वर्नेबिलिटी को यूज़ करके हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फिर उस उन एक्सप्लॉइट्स को यूज़ करके उस सिस्टम की एक्सेस करना। तो इसकी भी एवरेज सैलरी 70,000 से लेके, एवरेज की बात हो रही है ग्लोबली, तो उस लिहाज से 70,000 से लेके 1,30,000 एनुअली चलती है। अच्छा मुझे बताना है, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो क्लियर है। ओके, द नेक्स्ट वन इज, अच्छा जी, डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर आए तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर हर एक बंदा आता है खुद की एक्साइटमेंट लेके, खुद के जो है वो बड़े बड़े ख्वाब लेके आता है, और बड़े बड़े ख्वाब क्या होते हैं कि मैंने डिफेंस ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैकर बनना है,
और मुझे जो है वो वेबसाइट्स हैक करनी है, मुझे सर्वर्स हैक करने हैं, मुझे इंडस्ट्री के अंदर जॉब करनी है, ठीक है? मुझे किसी का मोबाइल हैक करना है, मुझे किसी का इंस्टाग्राम, फेसबुक हैक करना है, तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में आ रही होती हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी में ये सब कुछ करने जा रहा हूँ। जब आती है बात इंडस्ट्री की, तो सभी को क्रेज़ होता है साइबर सिक्योरिटी ऑफेंसिव साइड का। लेकिन मार्केट के अंदर 80 टू 85% जॉब्स जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी डिफेंसिव साइड की आती हैं। साइबर सिक्योरिटी डिफेंसिव साइड 80 टू 85% जॉब्स आपकी डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी जॉब्स की आती हैं। और इस साइड के ऊपर आपके अंदर आपके पास सॉक एनालिस्ट हैं, सॉक लेवल 1, सॉक लेवल 2, सॉक लेवल 3, डिजिटल फॉरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स आते हैं, तो उस लिहाज से द फर्स्ट वन है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इसके लेवल्स होते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि भाई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। उन सीसीटीवी कैमरास की मॉनिटरिंग किसी एक रूम के अंदर एक बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर या एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर मॉनिटरिंग हो रही होती है। उनकी फुटेज सिर्फ एक स्क्रीन के ऊपर चल रही होती है, राइट? तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो है वो किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी नेटवर्क के अंदर, किसी बहुत बड़ी फर्म के अंदर सेम सीसीटीवी रूम की तरह एक रूम में बैठे एक स्क्रीन के ऊपर उस इंडस्ट्री में, उस फर्म में, उस कंपनी में मौजूद जितने भी यूजर्स होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, हर एक को एक्टिवली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि क्या सब सब चीज़ें जो है वो ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। कोई मसला तो नहीं है किसी चीज़ में, किसी ने अटैक तो परफॉर्म नहीं किया ना कहीं पे, ठीक है? और अगर कोई अटैक आता है तो उस लिहाज से जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। आपको इसकी इंटर्नशिप्स आपके नियर बाय कहीं पे भी मिल सकती हैं जहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज जो कंपनीज दे रही हैं। तो साइबर सिक्योरिटी सॉक लेवल 1 इज अ एंट्री लेवल, सॉक लेवल 2 थोड़ा सा एक्सपर्ट आ जाता है जहाँ पे एक्सपीरियंस के लिहाज से वो ज़्यादा होता है। सॉक लेवल 3 थ्रेट हंटर्स आते हैं। सॉक लेवल 4 जो है वो मैनेजर्स आते हैं या टीम लीड्स आते हैं। तो सॉक लेवल 4 के अंदर जो है वो सॉक मैनेजर होता है। अब साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एंट्री लेवल का एक जॉब, सॉक लेवल 2 यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लेवल 2 की जॉब, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लेवल 3 की जॉब, उनके ऊपर एक टीम लीड और उस टीम लीड के ऊपर सॉक मैनेजर होता है। आई होप सो कि आपको एक हायरार्की जो है वो समझ आ गई हो। अच्छा, ये एवरेज सैलरीज जो हैं यहाँ पे सभी की सेम ही आ रही हैं, तो हो सकता है यहाँ पे जो है सही तरह से ना दे रखी हो एवरेज सैलरीज, लेकिन हम एक्सप्लोर करेंगे आफ्टर दैट। वैसे ये एवरेज सैलरी ऐसे ही चल रही है, लेकिन इनकी जो है वो एवरेज सैलरीज आई थिंक ये स्टार्टिंग पे ही इतनी आपको स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इंजीनियर। किसी भी इंडस्ट्री का पूरा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना कि भाई डिवाइसेस किस तरह से अरेंज होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास कहाँ पे लगाने हैं, उनके ऊपर कौन से प्रोटोकॉल लगाने हैं, नेटवर्क कैसे सिक्योर करना है, नेटवर्क बनाना कैसे है, नेटवर्क के ऊपर कौन कौन सी डोमेन्स इम्प्लीमेंट करनी है, डिवाइसेस के ऊपर कौन कौन सी डोमेन्स इम्प्लीमेंट करनी है, कैसे कैसे यूजर्स क्रिएट करने हैं, उन यूजर्स को कौन कौन से रोल्स असाइन करने हैं, उनको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज की एक्सेस उन्हें देनी है। तो पूरी एक इंडस्ट्री के अंदर, एक फर्म के अंदर पूरा जो है वो डिज़ाइन करना
मेंटेन करना सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे पास सिक्योरिटी इंजीनियर का जो है वो काम है। सिक्योरिटी इंजीनियर की अच्छी खासी जो है वो सैलरी होती है। मैं दूसरी स्लाइड में आपको सभी जो है वो क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास सॉक मैनेजर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एंट्री लेवल की जॉब है, जिसके अंदर लेवल 1 आता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट लेवल 1, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट लेवल 2, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट लेवल 3। 3 के ऊपर टीम लीड्स होते हैं जो उन तीनों नीचे वाले लेवल्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उन्हें जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसी तरह से टीम लीड के ऊपर एक सॉक मैनेजर होता है जो एक पूरी हायरार्की को संभाल के रखता है। कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए उन्हें, कौन से टूल्स चाहिए उन्हें, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वेंडर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज किस तरह से मैनेज करने हैं। तो हर एक चीज़ सॉक मैनेजर जो है वो देख रहा होता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पे ऑफेंसिव और डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के जॉब रोल्स की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है जी, यहाँ मैंने 2025 के लिहाज से एक पूरा जो है वो मेंटेन कर रखा है। जब आपको स्लाइड मिल जाएगी तो आपने क्या करना है, ये आपका टास्क भी है। आपने क्या करना है, आपने जितने भी जॉब रोल्स यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, हर एक जॉब रोल की आपने प्रॉपर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सैलरीज देखनी है। अपनी कंट्रीज की, अपनी कंट्री के अंदर क्या सैलरी चल रही है वो देखनी है। उनके लेवल्स देखने हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस देखनी है कि भाई ये जॉब है तो वेंडर क्या मांग रहा है, क्लाइंट क्या मांग रहा है, क्या क्या डिस्क्रिप्शंस हैं, जो एक्सपर्ट है, जो उन्होंने एक्सपर्ट हायर करने के लिए मांगा है तो वो उसके लिए क्या क्या स्किल्स उन्होंने मांगी हैं। तो जॉब हंटिंग के लिए या इंटर्नशिप हंटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी जो है वो स्किल होती है कि आप जो है वो जॉब्स को हंट करते हैं, आप इंटर्नशिप्स को हंट करते हैं, उनके डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, साथ साथ आपको सैलरीज देखनी है, उसे अपनी करेंसी के अंदर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सारा देखना है। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अच्छी खासी सैलरीज हैं यूएसए के अंदर। यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, तो ये आपकी एवरेज सैलरीज चल रही हैं। और एवरेज सैलरीज आपकी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा आपकी यूएसए की सैलरीज हैं, हाई डिमांडिंग फैक्टर्स हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट यूके के अंदर बात करें तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। जर्मनी की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल बेस कंट्री है, तो उस लिहाज से भी आपको वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जॉब्स मिल सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो टेक इंडस्ट्री है, एक रैशनल हब है, तो उस लिहाज से वहाँ पे भी अच्छी सैलरीज हैं। की फाइनेंशियल एंड टेक हब इन ऑल ओवर द एशिया हमारे पास सिंगापुर है, तो सिंगापुर में भी अच्छी सैलरी चल रही है। अगर आपको यहाँ पे सबसे लो सिंगापुर लग रही है, तो अगर मैं इसकी एवरेज सैलरी इंप्लीमेंट करके दिखाऊं तो एक एंट्री लेवल की जॉब के लिए एक एवरेज सैलरी 4300 जो है वो चल रही है। तो लेट्स सी, मैं पाकिस्तान के लिहाज से देख रहा हूँ, 4300, और ये मेरी मंथली सैलरी है 280। तो पाकिस्तानी तकरीबन 12 लाख बन रही है। तो उस लिहाज से अगर मैं पाकिस्तान में भी देखूं या सिंगापुर में देखूं तो एक हाई पेइंग जो है वो जॉब है। साइबर सिक्योरिटी की एवरेज सैलरीज जो हैं एंट्री लेवल की हमारी यहाँ पे मंथली शो कर रहा है ये। पाकिस्तान में देखी जाए तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट 1,80,000 पर मंथ से आपका स्टार्ट होता है।
अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर जब आप आ रहे हैं तो आपको सब्र चाहिए। आपको इजीली जॉब्स जो हैं वो इतनी आसानी से साइबर सिक्योरिटी में नहीं मिलती, मैं पहले बता दूं। थोड़ा मैं डिसहार्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी बताना चाह रहा हूँ कि भाई साइबर सिक्योरिटी की जो जॉब है ये बहुत ही सेंसिटिव टाइप, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब्स होती हैं, और इसी वजह से इनकी जो सैलरीज हैं वो हाईली पेड सैलरीज हैं। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी इंडस्ट्री में इंटर होने के लिए। आप अपने स्किल्स के ऊपर अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। आप डिफरेंट फर्म्स के अंदर इंटर्नशिप्स करें। इंटर्नशिप्स आप जो है वो आपको अगर फ्री में मिलती हैं तो फ्री करो, अगर पेड मिलती हैं तो पेड करो। और स्टार्टिंग में जब आपकी इंटर्नशिप्स क्लियर हो जाएंगी तो देन आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, कहीं पे आप इजीली जो है वो जॉब ले सकते हैं। जब आपकी जॉब्स होती हैं तो फिर आपकी सैलरीज भी अच्छी खासी होती हैं। तो कीप इन माइंड, यहाँ पे अगर एंट्री लेवल स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर तो 1 लाख पर मंथ जो है वो स्टार्टिंग सैलरी है। और अगर सीनियर रोल है आपका तो 3,50,000, अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखूं तो एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट जो है वो बनती है। इंडिया के लिहाज से मुझे नहीं आइडिया, तो उस लिहाज से देख सकते हैं वो भी। तो नेक्स्ट, ये आपकी जो है वो स्टार्टिंग चल रही है, उस लिहाज से थोड़े आप और ज़्यादा एक्सपर्ट बनते हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, ये साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट चल रही है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट लेवल 2 2 लाख तक तो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपको इजीली मिल जाती है अगर आपके पास स्किल्स हैं और फर्निश स्किल्स हैं, आपने दिन रात एक कर रखा है, तो आप इजीली जो है वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब्स जो हैं वो ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इंजीनियर। सिक्योरिटी इंजीनियर पाकिस्तान में 2,97,000 3 लाख तक इसकी चल रही है, ठीक है। और अगर आप एथिकल हैकर पेनिट्रेशन टेस्टर आते हैं तो इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर्स होगी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज होंगी, तो वो हायर करते हैं। तो देन यू कैन अर्न, आप जो है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो है वो सैलरी 75,000 से लेके जो है वो 8,33,000 तक है। यानी डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, तो उस लिहाज से भी आप गेन कर सकते हैं अमाउंट। एथिकल हैकर पेनिट्रेशन टेस्टर ये खुद भी घर बैठे जो है वो बग बाउंटी हंटिंग के साथ एक अच्छी अमाउंट जो है वो गेन कर सकते हैं। मैंने पहले बताया साइबर सिक्योरिटी के स्टार्टिंग में थोड़ा मसला आता है, आपको इंडस्ट्री में थोड़ा इंटर होने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आप इंटर हो जाते हैं तो फिर आपके सारे रास्ते हमवार होना शुरू हो जाते हैं। तो एक अच्छा कैरियर है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, आप मूव कर सकते हैं इसमें। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के लिहाज से मुझे नहीं पता कि ये सही है, लेकिन जहाँ पे मैंने इसे सर्च करके देखा है तो उस लिहाज से मुझे यहाँ पे ये कुछ सैलरीज मिली हैं। तो एंट्री लेवल सैलरीज 75,500 पर मंथ से जो है वो स्टार्ट हो रही है। और एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट 5,90,000 जो है पर ईयर से, ठीक है, यानी 49,000 पर मंथ जो है वो स्टार्टिंग है इसकी। इसी तरह से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर 3,33,000 इंडियन रुपीज से लेके 5,83,000 पर मंथ। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर एक बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा रोल होता है इसका किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये वन ऑफ द मोस्ट टॉप टीयर जो है वो ऑफिसर होते हैं, जो कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर नीचे काम करने वाले डिफेंसिव डिफेंसिव और ऑफेंसिव टीम्स दोनों को लीड कर रहा होता है, उन्हें मॉनिटर कर रहा होता है। एक चीफ होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो अच्छी इसकी तो बहुत ही अच्छी सैलरीज हैं। तो उस लिहाज से 6 मिलियन to 10 मिलियन पर ईयर, तो 5 लाख से 8.5 लाख तक पर मंथ जो है वो इंडिया में चल रही है, तो पाकिस्तान में सोचो कितनी होंगी। समरी आ जाती है हमारे पास।
सैलरीज आर वाइडली बाय रीजन, एक्सपीरियंस एंड स्पेसिफिक रोल। मैंने पहले बताया कि आप किस कंट्री में, किस रीजन में काम कर रहे हैं, तो उस लिहाज से आपकी चेंज हो सकती हैं सैलरीज। आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो उस लिहाज से आपको जो है वो सैलरीज ऑफर होती हैं। आपका रोल क्या है, उस लिहाज से आपकी सैलरीज ऑफर होती हैं। ग्लोबल डिमांड, साइबर सिक्योरिटी कैरियर की ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। इसके अंदर सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है उसे बूस्ट कर सकता है। कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, एंट्री लेवल की कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, उससे नेक्स्ट लेवल की, उससे नेक्स्ट लेवल की, और सबसे टॉप सर्टिफिकेशंस क्या हैं, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके माइंड में एक पूरी एक क्लियर इमेज हो कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। और साइबर सिक्योरिटी की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन भी हैं और साइबर सिक्योरिटी में आना चाह रहे हैं, तो आप मूव कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, या आप जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और आपको साइबर सिक्योरिटी में मूव करना है, जहाँ पे आप वहाँ पे कोडिंग आपको नहीं आती, तो साइबर सिक्योरिटी में अगर आप स्टार्टिंग की जॉब्स में देखें तो आपको इतनी कोडिंग रिक्वायर नहीं होती, तो वो भी मूव कर सकते हैं इजीली। इसी तरह से एक आइडियल कैरियर है टेक प्रोफेशनल्स का, जो कि डिजिटल सिक्योरिटी के लिए पैशनेट है। अच्छा जी, ये तो हमारी पहली स्लाइड थी। नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरी स्लाइड पे। इससे पहले मैं सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, और उस 5 मिनट के ब्रेक के अंदर मुझे आप सभी बताएंगे चैट में कि कैसा चल रहा है। साइबर सिक्योरिटी कैरियर के अंदर आपके पास ये सिर्फ आपको हाई सैलरीज ही नहीं देती, बल्कि आपको एक डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट मिलता है। आप ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टर, जहाँ पे एथिकली आप सिस्टम्स को हैक करते हैं, वर्नेबिलिटीज को रिपोर्ट करते हैं, सेम एज इट इज
डिफेंसिव साइड के ऊपर आप एक डिजिटल इन्वेस्टिगेटर की तरह जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं, सिस्टम्स को, साइबर अटैक्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो फील्ड जो है वो बहुत वास्ट है और एक्साइटिंग फील्ड है, आप इसमें बोर नहीं होते। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड होने वाली है आपकी अगर आप ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, हाई पे है। साइबर सिक्योरिटी रोल्स जो हैं वो बूस्ट कम्पिटिटिव स्टार्टिंग सैलरीज हैं आपकी। अभी मैंने देखा तो आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे जो है वो ख्वाब वाली सैलरीज हैं। तो स्टार्टिंग सैलरीज आपकी बहुत ही कम्पिटिटिव सैलरीज हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें और ज़्यादा एक्सपर्ट बनते हैं तो एक अच्छा खासा जो है वो आप इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं इससे। एक्साइटिंग वर्क है, थ्रिलिंग टास्क होते हैं, आप लीगली हैक कर रहे होते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट्स को। और वन ऑफ द मेजर थिंग ऑफ दिस फील्ड इज कि इसके अंदर वन 3.5 मिलियन अनफिल्ड पोजीशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप एक स्ट्रॉन्ग जॉब जो है वो इजीली गेन कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास सर्टिफिकेशंस है, आपके पास नॉलेज है, आपने मेहनत की है, तो मेहनत का फल कभी रायगा नहीं जाता। तो डेफिनेटली आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी में अपनी जॉब्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं, ले सकते हैं। द गार्डियन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, मैंने आपको बताया कि एनालाइज करता है, रिपोर्ट करता है और एक्टिवली मॉनिटर कर रहा होता है पूरे सिक्योरिटी सिस्टम्स को एक ही स्क्रीन पे बैठ के, सिम्स जैसे टूल्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें, एक गार्डियन है साइबर सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। आर्किटेक्चर सिक्योरिटी इंजीनियर, टेस्टिंग करता है, स्क्रीनिंग करता है जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जितने जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर। साथ साथ ये नेटवर्क्स के ऊपर मॉनिटर कर रहा होता है, सिस्टम्स को अपडेट करता है उनके ऊपर। अगर किसी किस्म की कोई वर्नेबिलिटी है, कोई वीकनेस आई है, तो उसे भी रिमूव करता है, उसे भी जो है वो अपडेट करता है। सेम एज इट इज़, अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, यानी ऐसे सिस्टम्स जिनका लगाना, जिसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जो है वो महंगे होने वाले हैं या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाले होने चाहिए, होने वाले हैं, ये ऐसे सिस्टम्स जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो उनके ऊपर किस तरह से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी है। तो सारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एक सिक्योरिटी इंजीनियर कर रहा होता है। तो नेक्स्ट, फर्स्ट रिस्पॉन्डर या इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ये आपका डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आता है। डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर मिसाल के तौर पे कोई एक डिवाइस है जिसके ऊपर वायरस का अटैक हो गया, ये किसी डिवाइस के ऊपर रैंसमवेयर अटैक हो गया। अब ये रैंसमवेयर या वायरसेस क्या होती हैं, रैंसमवेयर्स क्या होते हैं, इस सारे में आपको वन बाय वन बहुत ही डिटेल के साथ हम एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। एक सिंपल वर्डिंग्स के अंदर, एक सिंपल जो है वो कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा समझे कि मिसाल के तौर पे आप जो है, फॉर एग्जांपल, आप किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का हिस्सा हैं, किसी गवर्नमेंट की एजेंसी है, किसी पुलिस का इदारा है कोई, या फौज का इदारा है जिसके अंदर आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर या इंसिडेंट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्डर जो है वो काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो ये ज़्यादा जो है वो पुलिस के अंदर होगी, फौज के अंदर होगी या एजेंसीज होगी, तो उनके अंदर ये रोल आता है जहाँ पे आपको क्राइम सीन के ऊपर जाना होता है। जितने भी क्राइम सीन के ऊपर एविडेंस होते हैं उन्हें कलेक्ट करना होता है, उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उन्हें प्रिजर्व करना होता है। प्रिजर्व मीन्स कि उन्हें सेव करना होता है, उन्हें एक बहुत ही ध्यान से रखना होता है कि उस सबूत को, उस एविडेंस को कोई और उसे छेड़ ना सके, ठीक है, कोई और उसे डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो उस लिहाज से ये उन एविडेंसेस को प्रिजर्व करना और फिर उनके ऊपर रिपोर्ट्स बनानी और फिर
यहाँ तक ही नहीं, बकायदा कोर्ट के अंदर उन सारे एविडेंस को जो है वो पेश करना, वो भी इस फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का काम होता है। तो जितनी भी सिक्योरिटी ब्रीच होती हैं, या कहीं पे भी कोई क्राइम सीन होता है, या कहीं पे भी कोई आपको किसी क्राइम सीन के ऊपर कोई डिवाइस मिलती है, मोबाइल हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई स्मार्ट वॉच हो सकती है, उसका पूरा एनालिसिस करना, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करना, हमारे पास ये सारी चीज़ें फर्स्ट रिस्पॉन्डर का होता है काम। सेम किसी एक डिवाइस के ऊपर वायरस का अटैक हो गया, तो उस डिवाइस के ऊपर अटैक कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, किसने किया, उस डिवाइस के ऊपर किस किस जगह पे उस वायरस ने अफेक्ट किया है, उस वायरस को किस तरह से रिमूव करना है, हर एक चीज जो है वो लेके चल रहा होता है हमारे पास एक साइबर सिक्योरिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर। उस सिस्टम को दोबारा से किस तरह से रिकवर करना है, वो भी यही सारा कुछ देख रहा होता है। द नेक्स्ट वन इज डिजिटल डिटेक्टिव या डिजिटल फॉरेंसिक। सेम फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्राइम सीन के ऊपर जाने, जो क्राइम सीन के ऊपर पहली दफा जाएगा, पहली बार, ठीक है, कोई क्राइम सीन है उसके ऊपर पहली बार जो जाके एनालिसिस करेगा, हमारा जो एविडेंस कलेक्ट करेगा हमारे पास, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। और फिर वो सारे सबूत इकट्ठे करके जो लैब में भेजेगा, लैब में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं उन सारे डिजिटल एविडेंसेस का। कोई मेमोरी कार्ड चिप मिल गई, कोई एक चिप मिल गई, उस कोई एक हार्ड ड्राइव मिल गई, टूटी फूटी ड्राइव मिल गई, ठीक है, उससे डाटा किस तरह से रिकवर करना है, कोई ऐसी अटैकर की या कोई ऐसे विक्टिम की या कोई ऐसे क्रिमिनल की हार्ड ड्राइव मिल गई जिसका कंप्लीट डाटा उसने रिमूव कर रखा है, या उसने पूरी ड्राइव के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर अपने अपनी फाइल्स को इनक्रिप्ट करके लॉक करके कहीं पे छुपा के रखा है, तो उसका पूरा एनालिसिस किस तरह से करना है, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किस तरह से करने हैं, और फिर उन सबूत को दोबारा से उनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, हर एक चीज़ जो है वो हमारे पास डिजिटल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर रहा होता है। ये एक डिजिटल डिटेक्टिव की तरह काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोड ब्रेकर, मालवेयर एनालिस्ट है। मालवेयर एनालिस्ट काम क्या कर रहा होता है? अब मालवेयर होता क्या है? बेसिकली मालवेयर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। द फर्स्ट वन इज माल, फ्रॉम फ्रॉम मलिशियस, और वेयर, फ्रॉम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के आखिरी चार वर्ड्स वेयर हैं, और मालवेयर यानी मलिशियस, मलिशियस यानी हार्मफुल। तो ये दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड बनता है मालवेयर। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कोड, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि मलिशियस है, हार्मफुल है, किसी डिवाइस को हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, किसी मोबाइल के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, किसी डिजिटल गैजेट के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, उसे हार्म कर सकता है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है, उसकी एक्सेस किसी हैकर को दे सकता है, किसी अटैकर को दे सकता है। तो हमारे पास मालवेयर एनालिस्ट कहलाता है। अब किसी एक मालवेयर की जो है, किसी एक मालवेयर की एक पूरी एनालिसिस करना, हमारे पास तीन तरह की होती, तीन स्टेप्स हैं उसके। एक स्टैटिक होता है, मिसाल के तौर पे एक वायरस आई मेरी डिवाइस के अंदर, और एक अगर मैं मालवेयर एनालिस्ट हूँ, ये यहाँ पे हमारे पास जो है अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला का सिस्टम है, अब्दुल्ला के लैपटॉप के ऊपर, अब्दुल्ला के सिस्टम्स के ऊपर एक वायरस आया, और वायरस जो है एग्जीक्यूट हो गया, और इस बंदे की डिवाइस जो है वो हैक हो गई। मालवेयर एनालिस्ट क्या करेगा? पहले तो इसकी डिवाइस को रिकवर किया जाएगा। रिकवर करने के बाद उस डिवाइस का जो है, उस डिवाइस का
उस डिवाइस के ऊपर जो एग्जीक्यूट होने वाला जो मालवेयर है, वो जो फाइल जिसके ऊपर इस बंदे ने डबल क्लिक किया और वो एग्जीक्यूट हो गई, एग्जीक्यूट होने के बाद उस इस बंदे का पूरा सिस्टम जो है वो उसका सत्यानाश हो गया। ठीक है, तो वो उस फाइल को उठाएगा, अपने अपने लैब इन्वायरमेंट में ले जाएगा। वहां पे पहले तो उसे रन करके देखेगा कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। सिर्फ रन करके देखेगा कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, काम कैसे कर रहा है। तो वो स्टैटिक एनालिसिस कहलाता है। डायनेमिक एनालिसिस तब होता है जब वो बंदा उस मालवेयर को, उस वायरस को खोलेगा, यानी वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, उसकी क्या क्या लाइंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, कैसे काम कर रहा है, कौन सी लाइन क्या काम कर रही है कोड की। तो वो डायनेमिक एनालिसिस होता है। ओके, तो मालवेयर एनालिस्ट पहले उसे एक मालवेयर को, एक मलिशियस सॉफ्टवेयर को, एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करके देखेगा। फिर उससे खोल के देखेगा, उसकी कोड की लाइंस को देखेगा, जज करेगा, और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग करेगा। जो जो उसकी फाइंडिंग्स होगी, तो वो हमारे पास मालवेयर एनालिस्ट होता है। एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर, हम कई बार इसे डिस्कस कर चुके हैं। एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर की बात की जाए, तो पेनिट्रेशन टेस्टर एथिकल हैकर्स ही होते हैं साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड के अंदर। मैं कई बार बता चुका हूं कि पेनिट्रेशन टेस्टर एक वक्त के अंदर एक चीज के ऊपर जो है वो इवॉल्व रहते हैं। हो सकता है वो नेटवर्क के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो सकता है वो सिस्टम्स के ऊपर कर रहे हो सकता है वो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर कर रहे हो। उनके ऊपर जो भी फ्लॉज होंगी, जो भी वर्नेबिलिटीज होंगी, उन्हें निकालना, उन्हें कंट्रोल करना, ये सारी सिस्टमाइज हैकिंग जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टर्स कर रहे होते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर्स की स्किल्स के अंदर एक रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स परफॉर्म करने की जो है वो कैपेबिलिटीज होती हैं। ये सिस्टम्स को टेस्ट करते हैं, सिस्टम्स की सिक्योरिटी असेसमेंट करते हैं, और फिर उनकी इंसाइटफुल रिपोर्ट्स जनरेट करके जो ऑनर होता है उसे प्रोवाइड करते हैं। रेड टीमर, सेम, ये एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर, रेड टीमर आपकी ये सेम डोमेन के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये यहाँ पे तीन तीन वर्ड बार बार अलग अलग वे के साथ यूज़ हो रहा है। कभी आप एथिकल हैकर कहते हैं, कभी आप पेनिट्रेशन टेस्टर कहते हैं, कहीं आप रेड टीमर कहते हैं। जो ऑफेंसिव साइड होती है वो हमारी रेड टीम ही कहलाती है। ठीक है, जो डिफेंसिव साइड होती है वो हमारी ब्लू टीम कहलाती है। और कुछ एक टीम ऐसी होती है जो इन दोनों टीम्स की को कोलैबोरेट कर रही होती है, दोनों की हेल्प कर रही होती है। तो वो हमारे पास जो है पर्पल टीम कहलाती है। एक रेड टीम, एक ब्लू टीम, और दरमियान में पर्पल टीम जो दोनों टीम्स की कोलैबोरेशन जो है उसे देख रही होती है, उनके साथ कोलैबोरेट कर रही होती है। तो यहाँ पे रेड टीमर एक्सेप्ट एक्सपर्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड के अंदर। ये एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर दोनों से अपर लेवल के होते हैं। ये ऐसे अटैक्स परफॉर्म करना, बहुत ही रियल वर्ल्ड साइबर क्रिमिनल्स की तरह ये अटैक्स परफॉर्म करते हैं। ये इनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो स्किल्स होती हैं, और बहुत बड़े बड़े अटैक्स जो हैं ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें
तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है, जहाँ पे हमने अच्छा, आई होप सो कि आपका आज का सेशन जो है वो अच्छा रहा हो। मुझे आपने साथ साथ जो है वो बताते भी रहना है चैट के अंदर, सो दैट कि हम अपने जो ये 60 दिन की सीरीज़ है इसे अच्छे तरीके से लेके चलें। कोई भी आपकी किसी किस्म का भी आपका क्वेश्चन हो, आप यहाँ चैट में पूछ सकते हैं। मैं यहीं पे आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो की जो है वो लिंक भी शेयर कर दूंगा अपनी कम्युनिटी का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी वक्त आप पूछ सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की, आई विल बी अवेलेबल वेन एवर यू नीड। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का हमारा सेशन इतना ही था, और नेक्स्ट कल के दिन में हम क्या करने वाले हैं। कल के दिन के अंदर हम ओएसआई मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीसीपी आईपी स्टैक्स नेटवर्किंग के अंदर हम मूव करेंगे, वायरशार का इंटरव्यू, पैकेट फ्लो और ये सब कुछ। नेटवर्किंग का जो है वो बहुत 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 ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है टॉपिक। मैं अगेन इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज अगर नेटवर्किंग नहीं आएगी तो आप हैकिंग के अंदर, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, डिफेंसिव ऑफेंसिव किसी साइड के अंदर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको सारी चीज़ें आपके सर से गुजर जानी हैं अगर आपको जो है वो यहाँ पे इस नेटवर्किंग का जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, कवर नहीं होंगे। और जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, आई होप सो कि आपकी समझ में आ रहा हो। नेटवर्किंग का हम पार्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, और आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे साथ साथ मैं क्लियर करता जाऊंगा। आज के सेशन की भी मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा, और आपने क्या करना है, इन स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेना है, और आपके एमसीक्यूज बेस्ड एक या एक एक लाइन का, दो दो लाइन का एक शॉर्ट जो है वो क्वेश्चन टाइप क्विज हो जाएगा। अच्छा, क्विज में एक चीज़ ध्यान में रखनी है मेरी जान, यहाँ पे हमारे कोई क्लास तो हो नहीं रही, ना यूनिवर्सिटी की है, ना स्कूल ना कॉलेज की है, ठीक है। और ना मैं वो आपका वो खड़ूस सा प्रोफेसर हूँ कि जो कम नंबर आने पे आपकी इज्जत करेगा या आपकी जो है वो तारीफ करेगा, ठीक है। तो उस लिहाज से आपका क्विज जो है वो सिर्फ ये देखने के लिए होगा कि आपने कितना सीखा, क्या सीखा, और कितनी आपको और ज़्यादा ज़रूरत है सीखने की, ठीक है। कौन कौन से आपके जो है कहाँ पे आपकी वीकनेसेस हैं, कहाँ पे आपको ज़ोर देना चाहिए, तो उस लिहाज से आपकी खुद की एक असेसमेंट है, ठीक है। और वीकली आपके जो एक कंप्लीट आपकी स्कोर शीट बनेगी, मैं लाइव सभी के साथ वो भी शेयर करूँगा। क्लियर है?
चलें जी, अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वी हैव जस्ट 5 मिनट्स। उसके बाद मैं इस सेशन को जो है वो एंड करूँगा। तो 5 मिनट के अंदर भाई किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का। जितना हो सके दूसरों के साथ भी शेयर करें, और आपकी वजह से किसी और का भी भला हो सकता है। क्लास हर दिन जो है वो 10 बजे स्टार्ट होती है। अगर अगर आप इंडिया से हैं तो पाकिस्तान का टाइम देख लीजिएगा कि पाकिस्तानी टाइम आई थिंक आधे घंटे का फ़र्क है, तो उस लिहाज से क्लास पाकिस्तानी टाइम 10 बजे का है। बताओ यार, किस किस को समझ नहीं आई?